हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और हमने 3.2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 3.3। चलिए, उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऑल द नंबर्स जिसको आप फ्रैक्शन में शो करते हैं, व्हाट आर फ्रैक्शंस। किसी भी होल को एज अ पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप एक पिज़्ज़ा का पार्ट लेते हैं, ये 4 पार्ट्स में है और मैं बोलती हूँ ये मैंने खा लिया, तो कितने पार्ट्स रिमेनिंग है? 1 2 3 4 टोटल थे, एक मैंने खा लिया, कितने बचे? 3 पार्ट्स बचे, टोटल कितना था? 4। तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। आप ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। लेट्स से एक स्क्वायर है ये मेरे पास, और इसको मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 6 पीसेस थी, एक ये वाला पीस गायब हो गया, एक ये वाला पीस। लेट्स से ये चॉकलेट था, तो मैंने ये दोनों पीसेस खा लिए। टोटल नंबर ऑफ़ पीसेस जो होते हैं हम वो नीचे लिखते हैं फ्रैक्शन में, और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने नंबर्स ऑफ़ चॉकलेट्स खाए हैं वो आपको बतानी है। तो मैंने 2 चॉकलेट्स खा लिए थे, तो ये क्या हो गया? एक फ्रैक्शन 2/6, यानी मैंने ये 2 चॉकलेट के पीसेस खा लिए। व्हाट आर द रिमेनिंग पीसेस? वो कितना हो जाएगा? 4/6। या तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, यानी अगर, या फिर हमने जो खा लिया है उसे 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि कंप्लीट जो होता है उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। यानी अगर आप किसी भी होल को, होल इन द सेंस किसी भी कंप्लीट प्रोडक्ट को अगर आप पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो मैं पूछना चाहती हूँ नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे? हर फेस में एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पूछना चाहती हूँ टोटल में से, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। चलिए, अब ऐसे आप नेगेटिव्स भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, माइनस लगा देंगे तो वो -1/2 ये नेगेटिव फ्रैक्शन बन जाता है। ओके। अब अगर हम रैशनल नंबर समझने की कोशिश करें, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, किसी भी चीज़ को अगर आप p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p क्या होता है आपका न्यूमरेटर, q क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, जहाँ पे ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तभी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों हमारा कंडीशन रहता है ये कि q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि अगर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो q अगर 0 हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड की। ये चीज़ हम ऑलरेडी 2 प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, जैसे कोई भी होल नंबर है या कोई भी नेचुरल नंबर्स है, दे ऑल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इनके नीचे क्या है? 1, कुछ नहीं है तो क्या है इनके नीचे? 1। तो यानी कोई भी होल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वो एक्चुअली में होते हैं। अब जैसे अगर ये 5 होता, अब इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है, यानी ये भी एक नेचुरल नंबर तो है, पर नेचुरल नंबर के साथ साथ ये रैशनल नंबर भी कहलाएगा। -10, अगर मैं एक ऐसे इंटीजर लिख रही हूँ तो इसके नीचे क्या है? 1 है, तो यानी ये भी क्या बन गया मेरा? p/q फॉर्मेट, यानी ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जब तक डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाता, एवरीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p/q, दे ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ओके, चलिए। ओके, अब जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है को-प्राइम। व्हाट आर को-प्राइम नंबर्स? आपने बचपन में सीखा होगा 6/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। इसको हम काटेंगे 2 की टेबल से, 2 3 6, 2 4 8। क्या ये आपस में कटेगा? नहीं। आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि जब हम 3 और 4 लेते हो, इन दोनों को आप डिवाइड करिए, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 3 1 ज़ा 3, आंसर क्या आ रहा है? 1। तो बेसिकली दीज आर को-प्राइम नंबर्स, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। 3 और 4 में कोई भी आपस में कॉमन नहीं है। कॉमन ना होने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे 5 और 10 है, अगर मैं इन दोनों का टेबल लिखूँ तो मैं इसको 5 × 1 लिख सकती हूँ, इसको 5 × 2, तो इसमें क्या है? 5 5 कॉमन हो जाएगा, यानी ये को-प्राइम तो नहीं है। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2, 3। 2 कैसे आता है? 2 × 1 से। 3 कैसे आता है? 3 × 1 से। इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम्स, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे इक्वालिटी प्रूफ करनी होती है किसी भी रैशनल नंबर्स की, जैसे कि ये है, अब आप इसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ईजी है ये। अगर मैं कह रही हूँ AB = C/D है, कुछ नहीं करेंगे। जैसे आपका AB = C/D है, तो ये D यहाँ चला जाएगा, ये इधर,
तो आप लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन, ये आपस में डिवाइड में थे यहाँ पर, तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई में चला गया, बस वेरी इजी। ठीक है, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन वेरी इजी है। इसमें क्या करना है कि अगर, चलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 मैं आपको बताती हूँ। टाइप 1, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसका मतलब जैसे ये वाले हैं, तो आप डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर्स आपस में, अगर यहाँ माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस होता तो प्लस हो जाता। अब देखिए जैसे ये वाला, ठीक है। बट टाइप 2 क्या होता है, जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, उस केस में क्या लेना पड़ता है आपको, LCM। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको समझा देती हूँ। अब आती है मल्टीप्लिकेशन की बात। अब A इंटू सी, B इंटू डी, न्यूमरेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। ओके, अब करते हैं डिवीज़न की। ठीक है, जब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि जो डिवीज़न का रूल होता है कि डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई, और जैसे ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है चीज़ें क्या हो जाती है, इनवर्स। डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई, और वो जैसी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है जो भी फ्रैक्शन होता है वो इनवर्स हो जाता है। मैं इसे क्या समझाना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन समझिए आप, ये क्या लिखा है, A डिवाइडेड बाय B, डिवाइडेड का साइन, देन C डिवाइडेड बाय D। इसका मतलब है जैसे ही मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला, जो मेरा डिवाइड साइन के बाद वाला फ्रैक्शन होता है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इन्वर्स कर लीजिए, रेसिप्रोकल कर देंगे हम इसका। तो ये क्या बन गया, D/C। ये क्या था, C/D, ये क्या बन गया, D/C। अब वापस से हमने ऊपर यहाँ पे जो सीखा है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, AD, और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, BC। ईजी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा गया है कि ये इक्वल क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 2+3 लिखूँ या 3+2 लिखूँ, आंसर तो दोनों का सेम आने वाला है। ये चीज़ वही एक्सप्लेन कर रहा है आपको। इसको आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इस पर आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। अब आपको ये बताना है क्या ये रैशनल नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं। किसी भी चीज़ को इक्वल होने के लिए इन फ्रैक्शंस को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। अब ये 2/3 क्या है, कॉमन है, बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, को प्राइम है। 2 और 3 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसमें है 2 कॉमन है 3, क्या ये कॉमन हो गया, यस। जो कॉमन है, जो रैशनल नंबर है हम उसे टिक कर देते हैं। ठीक है, अब 5/4 है और यहाँ पे 10/8, इसको भी 2 से काटते हैं, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, सेम हो गया, यानी ये भी रैशनल नंबर है और इक्वल भी है। 9/3 एंड 3, अगर हम 4th कह रहे तो ये भी है, क्यों, क्योंकि आप इसे काट देंगे, आ गया 3/3, सॉरी 3 = 3। अब ये वाला चेक करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ -3/5 है, अगर आप इस वाले पार्ट को देखें तो इसको भी 2 से काटते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, और यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी ये वाला भी एक इक्वल है। ठीक है, इक्वल रैशनल नंबर्स है। अब बात करते हैं फाइंड द सम की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स होते हैं जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक होता है जब आपका सेम डिनोमिनेटर होता है, एक होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो आपको लेना क्या पड़ता है, LCM। वेरी गुड, LCM लेंगे। तो LCM लेना हम सबको आता है कि नहीं, आता है। हम देखेंगे 5 और 10, LCM ले लिया 5 और 10 का, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा, तो LCM क्या आ जाएगा, 5 × 2 10, यानी यहाँ पे आने वाला है 10। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा 2 से, तो यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ गया 4 + 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 7/10। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं हम 12 और 8 का। तो 12 और 8 का LCM लेते हैं हम, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 12, सॉरी 4 2 ज़ा 8, 24। ठीक है, 24। अब मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, तो यानी यहाँ को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 5 को भी 3 से, एंड 5 3 ज़ा 15 हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 29/24। ईजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला सॉल्व करते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि 7 की टेबल में 14 आता है, यानी LCM 14 होने वाला है। नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से, 4 2 ज़ा 8, माइनस साइन को भूलना नहीं है, फिर +3, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -5। चलिए आओ क्वेश्चन ख़त्म। चलिए ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस। जैसे आपने ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 24। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 4 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4 को 6 से किएंगे तब जाके 24 आएगा। तो हम 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 1 ज़ा 6। अब 20 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14/24। इसको आप सिंपलर फॉर्म में काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और नहीं कटेगा तो आंसर 7/12 आ जाएगा। इस वाले को सॉल्व करते हैं। ये आपका -7/9, यहाँ ब्रैकेट्स लगे यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2/3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3, इसको 3, 3 2 ज़ा 6। आंसर क्या हो जाएगा? -1/9। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है माइनस प्लस कैसे आ रहा है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में क्लियर कर दूंगी कि अगर मल्टीप्लाई का केस है तो हम माइनस प्लस कैसे देखते हैं और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तब कैसे देखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 4 × 2 3 × 2 11 - 6 कितना आ जाएगा? 5/8, क्योंकि ये कॉमन है नहीं तो आंसर यही हो जाएगा आपका। अब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर कुछ एलिमिनेट हो रहा है, कुछ कैंसिल हो पा रहा है तो हम काट देंगे इसको ऐसे ऐसे। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। इसमें देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 और नीचे 7 7 ज़ा 49। इसको करते हैं कुछ भी कट नहीं रहा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 ज़ा 35, 11 8 ज़ा 88। फाइंड द क्वोशिएंट। तो इसमें बेसिकली हमने क्या सीखा था? जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है सेकंड पार्ट क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। अब हम कुछ काट सकते नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब हमने क्या बोला? जैसे ही डिवाइड का साइन हटता है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पीछे वाला नंबर है क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। क्या कुछ कट रहा है? नहीं। 7 8 ज़ा 56, 11 5 ज़ा 55। ये क्या हो गया? आंसर। चलिए अब थर्ड वाला आप होमवर्क से कर लेंगे या फिर चलिए आप पहले पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए एंड फिर चेक करिएगा आंसर। तो ये कैसे होगा? -4 × 7 मल्टीप्लाई का साइन 14 × 5 रेसिप्रोकल कर देंगे पीछे वाले पार्ट को। हमने देखा कुछ कट रहा है, यस। 7 2 ज़ा 14 आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8 -8/5। साइन को भूलना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओके, अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो लेट मी रिमूव दिस। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे क्या? बॉड मास। बॉड मास क्या होता है कि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, यानी हम पहले क्या करेंगे? पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई फिर उसको ऐड करेंगे। बॉड मास लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आंसर गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं इस पार्ट का। तो इसका एलसीएम लेंगे जब आप 4 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2 + 3 5, 5/4 मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल्स टू। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये कट रहा है? हाँ कट गया ये। तो ऊपर हो गया 4/3 प्लस इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? ये 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। यहाँ मल्टीप्लाई साइन है इसलिए मैंने इन दोनों को काटा है, ठीक है। आप कहीं से भी नहीं काट सकती, ये आपस में नहीं कटेंगे क्योंकि बीच में क्या है? प्लस का साइन। हमने यहाँ कैंसिल किया था और यहाँ पे कुछ जो कॉमन टर्म्स है कैंसिल करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में क्या था? मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके, बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ से हमारे पास 4/3 आ गया है। अब इस वाले पार्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। आई थिंक यस, यहाँ से आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ से ये कट रहा है 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10/3। अब यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 2 ज़ा क्या हो गया? 6, 6 + 4 10 और यहाँ पे कॉमन आ गया 3, यानी ये दोनों इक्वल है हमारे पास। सिंप्लीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने ऊपर देखी थी, क्या था? इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रैकेट ओपन कर लीजिए या फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, दो तरीके हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले ब्रैकेट ओपन ना करके सिंपल सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। 7 × 4 28
इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4, तो ऊपर भी 4 से किया, 6 4 ज़ा 24 माइनस 3 इंटू 7 21। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 24 माइनस 21 3, नीचे आ गया 28। इसको काटा 7 4 ज़ा, आंसर कितना आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, सॉरी यहाँ पे 12 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अब हम दूसरा तरीका करते हैं। एक्चुअली में तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगानी है हमको, बट स्टिल आई एम जस्ट यूजिंग सम डिफरेंट मेथड, ताकि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकें। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें अलग अलग मेथड्स भी आनी चाहिए, ठीक है। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मेरे ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या है, ऐसे इस ब्रैकेट को, यानी ये नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7/9 मल्टीप्लाई में 3/4, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और ये तो यहाँ पे क्या आ गया 2/3 माइनस 7/12। वापस से मुझे एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहाँ 4 से यहाँ 4 4 2 ज़ा 8 माइनस 7, आंसर क्या आ गया 1/12। क्या हमारा आंसर सेम आया है? आई हैव टू चेक एक्चुअली, क्योंकि 1/12 आया था ना, पीछे वाला पहले क्या आंसर आया था? तो आप ब्रैकेट ओपन करके करेंगे, या फिर और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं या फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं या फिर एलसीएम लेके करते हैं, दोनों ही केसेस में हमारा आंसर कितना आता है 1/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में। वेरी इजी। अब हम देख रहे हैं कि इस केस में तो ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट्स लगे होते तो मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ डिवाइड कर सकती थी। मुझे 5 और 6 दिख रहे हैं, तो मैं इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकती थी, बट यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगे, यानी ये वाला पार्ट अलग है। यहाँ पर 5/6 इंटू एक्स, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम इस वाले पार्ट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ ऊपर करते हैं, 5/6 एक्स प्लस 5/6 इंटू में 3/5 इक्वल टू में 5/6 एक्स प्लस 1/2। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक्स का है, दोनों एक्स को एक साथ बुला लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गलती है क्या? यहाँ पे ये तो कट ही जाएगा, बुक माइनस हो जाएगा। अभी एक तो पॉज नहीं होता ना। हाँ यार, इसमें पॉज का भी होना चाहिए। अब 2 बार मैंने गड़बड़ कर दी है इधर। ठीक है, तो प्लस 4 ज़ा 12 और 4 इक्वल टू क्या है 5, इसकी वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। ओके, आप टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला पार्ट इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स की टर्म गायब हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास, ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो ये 3/6 इक्वल्स टू 1/2, और ये भी 1/2 आ रहा है, बट हमें निकालनी तो एक्स की वैल्यू थी। या तो इस क्वेश्चन में एरर है, यहाँ एक साइड माइनस होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये इनवैलिड है। बाकी इन केस कोई चेंजेस आपकी टीचर्स कराती है तो वी कैन चेक, ओके।
इस क्वेश्चन में एक बार माइनस के साथ ट्राई करके देखते हैं, बिकॉज आई वांट टू टीच यू कि अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस साइन रख लेते हैं, आप किसी भी साइड माइनस कर लीजिए, आंसर में भी सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करने की वजह से यहाँ पे ये 5/6 x माइनस 5/6 मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2 था। ठीक है, अब क्या है कि हमको, ठीक है हम क्वेश्चन सॉल्व छोड़ देते हैं